नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज़ादी तो मिल गई। आज़ादी दिलवाने वाले लोग तन से, मन से, धन से, छोटे छोटे 12 साल से लड़के से युवा तक और वृद्ध तक, डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, वकील और जो गांवों के अनपढ़ लोग भी आज़ादी के लिए देश प्रेम बताया। और इनके बीच कितने ठग आज। आज़ादी मिल गई, राजकारण में आ गए, सत्ता में आ गए। वो धार्मिक और राजकीय ठग ने आज दुनिया भर में, भारत में भी, लोकशाही देशों में इतनी ठगी करने की ठान ली है कि आज गरीबों की गरीबाई भी लूट ली। ठग, मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा कि ठग वह अपराधी जो लोगों को लूटते थे। 1356 से 1894 ईस्वी तक लगभग 450 वर्षों तक एशिया में सक्रिय रहे। ठग को अंग्रेजी में THUG ही कहा जाता है। ठग ठग मूल रूप से अंग्रेजी शब्द नहीं है। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ठगों के अपराधों और हत्याओं के कारण यह शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रचलित हुआ। ठग या ठगी इतिहास का सबसे बदनाम और घातक आपराधिक गिरोह था, जो 19वीं सदी में के अंत तक राजमार्गों पर यात्रियों को अपना शिकार बनाता रहा। और इस शब्द में क्रूरता से जुड़ी एक कहानी छिपी है, जिसकी जड़ें 13वीं-14वीं सदी के भारत से मिलती हैं, जब पेशेवर ठगों ने खुशबू वाला रुमाल सुंघाकर और तरह तरह के झांसे देकर लोगों को लूटना शुरू किया। जब भारत में मुगल सल्तनत का पतन हुआ और देश में अराजकता फैल गई, तो ठगी एक संगठित पेशा बन गया और उसका तरीका सरल था। लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों से मित्रवत व्यवहार कर उनका विश्वास जीतना और फिर किसी सुनसान जगह पर उनका गला घोट देना। आज भी वही हो रहा है। आज राजकारणीय अलग अलग प्रकार का झांसा देते हैं, वोट ले लेते हैं, सत्ता में बैठ जाते हैं और फिर आपका गला घोट दिया है। बोलते हैं आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिले, क्या बात है। और गुजरात में तो आज़ादी 2000 से ही मिली है, उसके पहले आज़ादी थी नहीं। चलो जाने दो। तो उनका मुख्य हथियार रुमाल या फंदा होता था, जिससे वे पल भर में अपने शिकार का गला घोट देते या जहर देकर मार डालते। लूटपाट कर लाशों को या तो छोड़ देते या दफना देते, और उनके खतरनाक कारनामों से देश का कोई इलाका सुरक्षित नहीं था। यदि कोई ठग असफल रहता तो वह अपने शिकार को दूसरे क्षेत्र में ठग के हवाले कर देता। मुझे याद है ट्रेनों में पॉकेट मार्स, ठगी लोग, वो गिरोह, पूरे के पूरे गिरोह, एक इंसान पॉकेट या लूट लेता है, वो दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। जब स्टेशन आए उसके पहले तो उतर जाते थे। तो एक सिस्टम, पुलिस तंत्र और इन लुटेरों और ठगों के, चोरों के बीच साठगांठ है, और वो पुलिस तंत्र और राजकारणी के साथ साठगांठ है, और अभी तो न्याय तंत्र के साथ साठगांठ हो गई। फिर बात ही क्या रही। चलो आगे कि कहा जाता है कि ठग दिखने में सामान्य व्यक्ति जैसे ही लगते थे। पहचानना कठिन था कि कौन साधु है और कौन ठग। वेश बदलने
और चालाकी से लूटने में भी माहिर थे। ठग बहुत धूर्त और समय से आगे सोचने वाले होते थे। वे अक्सर संगठित समूह के रूप में दिखाई नहीं देते थे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से अपराध करना पसंद करते थे। हालांकि कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार 4-5 लोगों के समूह में भी वारदात करते थे। जिन क्षेत्रों में वे रहते थे वहाँ के कई सरकारी अधिकारी और जमींदार उनके काम से परिचित थे, लेकिन उनसे धन और उपहार लेते थे। न देने पर कैद या फांसी की धमकी देते थे। भवानी देवी काली का एक रूप जो ठगों की विशेष देवी मानी जाती थी और रक्तपात पसंद करती थी। और आश्चर्य की बात यह है कि ठगों के समूह में हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं था। मुस्लिम सदस्य भी भवानी की पूजा और अन्य रस्मों में भाग लेते थे। कुछ विवरणों के अनुसार ठगी उनके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि एक प्रकार का धर्म भी थी, और उनका विश्वास था कि उनकी देवी उनके कार्यों से प्रसन्न होती है और शुभ संकेत मिलने तक वे किसी अभियान में हिस्सा नहीं लेते थे। और आज मैं आपको जो बात करने वाला हूँ, भारत में सबसे नामी बदनामी जो कोई था तो बनारसी ठग। भाई साहब क्षमा करना, ये तो मैंने पढ़ा और पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मैं किसी व्यक्ति के बारे में मैं नहीं कहता, कोई पक्ष के बारे में नहीं कहता, बनारस में रहने वालों के लिए नहीं कहता, लेकिन उस टाइम जो नाम था वो बनारसी ठग। वाराणसी बनारस अपनी प्रसिद्धि के कई कारणों से जाना जाता है। रेशम, हाथी दांत की वस्तुएं, मूर्तियाँ, इत्र, बनारसी पान, बनारसी सूट, बनारसी साड़ी, और सबसे आगे जो पहला नाम उस टाइम और शायद आज भी आप दे सकते हैं वो है बनारसी ठग। पुरानी कथाओं में बनारसी ठगों की कहानियाँ मिलती हैं। बनारस हिंदुओं का पवित्र नगर है, जहाँ लोग अपने पाप धोने आते हैं, और कहा जाता है कि यहीं से ठगों ने यात्रियों को पवित्र करने और स्वर्ग पहुँचाने का झांसा देकर उनसे धन ऐंठना शुरू किया, और इसलिए प्रारंभिक ठग बनारस से जुड़े माने जाते हैं। हालांकि बाद में वे पूरे भारत में फैल गए। आज भी बहुत सारे ठग बनारस में हैं। बच गए थोड़े कुछ नामी, आप पहचानते हैं, आप पहचान सकेंगे ऐसे ठगों को, वो आप पर छोड़ देता हूँ। चलो आगे की कहानी। ब्रिटिश शासन और ठगी का अंत। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही भी ठगों के निशाने पर थे। लंबे समय तक ब्रिटिश प्रशासन को इन हत्या और लूट की पूरी जानकारी नहीं थी, और 1829 तक ये अपराध जारी रहे। विलियम हेनरी स्लीमैन WILLIAM को नर्मदा क्षेत्र में नियुक्त किया गया। उन्हें 1807 और 1814 की कई हत्याओं की जानकारी मिली। उन्होंने कंपनी को विस्तृत रिपोर्ट भेजी। इसके बाद ठगों के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ। 1835 में स्लीमन ठगी एवं डकैती विभाग के सुपरिटेंडेंट बने और 1838 में कमिश्नर नियुक्त हुए। ठगी से निपटने के लिए अंग्रेजों को एक अलग विभाग बनाना पड़ा, जिसे बाद में खुफिया तंत्र की नींव माना जाता है। 1826 से 1835 के बीच 1562 लोगों पर मुकदमे चले, जिसमें से 1404 को फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी गई। कुछ ठगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। जो सरकारी गवाह बने उन्हें माफ़ी देकर जबलपुर की विशेष जेल में नज़रबंद किया गया और उन्हें
कालीन बुनाई जैसे कार्यों में लगाया गया। अंततः ठगी का लगभग पूर्ण उन्मूलन हो गया और 1904 में ठगी विभाग समाप्त कर दिया गया और ठगों के अंत के बाद सड़कों पर यात्रियों और व्यापारियों के लिए यात्रा अधिक सुरक्षित हो गई। लेकिन आज तो बाद में इन 3 दशक में ठगों की संख्या इतनी बढ़ गई और वो संख्या राजकारण के अपराधीकरण, धार्मिक संतों के रूप में कितने सारे ठग, आसाराम जैसे नाम तो एक आपको दे देता हूँ, बाकी आपको ढूंढना है। और इस संतों के साथ जुड़े हुए राजकारणियों और वो एप्स्टीन फाइल में इन लोगों का आपको नाम मिल जाएगा। मुझे कोई इनसे लेना देना नहीं है, मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ठग आर्थिक होता है, शारीरिक होता है, धार्मिक होते हैं, राजकीय होते हैं, मानसिक होते हैं, अलग प्रकार के ठग हैं। ठग को आप ढूंढ निकालिए, आपका काम है। ठगों से बचना आपका काम है, मेरा काम नहीं। यही आज का पैगाम, और सबसे बड़ा वो बनारसी ठगों से बच के रहना, यही आज का पैगाम।